तो आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों साथ ही आप सभी का स्वागत है हमारी इस महा सीरीज़ में। दोस्तों आज हम पॉलिटी को डिस्कशन करेंगे और पॉलिटी के इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों अभी तक हमने एक बेसिक से संविधान के बारे में जान रहे थे कि संविधान क्या, क्यों और कैसे। तो दोस्तों इसी के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कशन की और मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों इसके अंतर्गत हम सारी चीज़ों को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ के चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम आए तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो। सबसे पहले हम भारत के जो हमारा पहला टॉपिक होगा सिलेबस का कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, उससे पहले हम संविधान के बारे में क्लास 11th की एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने यहाँ लगाई भी है, उनको देख लेते हैं। दोस्तों ये आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ है अच्छे से, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ऊपर आपको जो संविधान के बारे में बात बताई थी उन्हीं को लेकर के उसने क्लास 11th की एनसीईआरटी में संविधान के 4 काम बताए थे कि संविधान के 4 काम बताए थे कि संविधान के कार्य क्या है, के कार्य क्या है या संविधान क्यों है, इसको लेकर के। तो दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे कि संविधान का पहला काम है कि बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने। यानी दोस्तों क्या करना है, मैंने वही बात बोली कि बुनियादी नियमों का समूह है जो आपको सर्वप्रथम मैंने बताया था कि संविधान क्या है। संविधान बुनियादी नियमों का समूह है। समाज में जो बुनियादी नियम होते हैं उनमें समूह है। और दोस्तों आपको पता है कि नियम क्या होते हैं कि जिसे ज़्यादातर लोगों के द्वारा मान लिया जाता है, जिसे समाज के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कि हमें इस तरह की चीज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी समाज ने माना कि भाई हर व्यक्ति प्रातः जैसे हम 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस कार्य करेगा, ये बात सही है कि ऑफिस का वर्क है वो 10 बजे से 6 वर्क होना चाहिए, ये एक नियम है। लेकिन आप बताओ इस नियम को यदि कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों के पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा, लेकिन ये क्या है कि समाज की जो बहुमत है उसकी क्या हो जाएगी, इसमें सहमति हो जाएगी और वो इसको क्या करेगी, नियम बना देगा। यानी कि जिसमें समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय एक विश्वास, या नियम क्या होता है कि समाज के सदस्य उनमें न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए उसका बनाया जाता है। तो उसी का ये क्या है, संविधान एक समूह है उन्हीं नियमों का। और दोस्तों इसलिए ध्यान रखना कि समाज के जो संविधान है वो ऑब्वियसली समाज के जो लोग हैं उनका इस पर विश्वास भी है, समन्वय भी है। और ये काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है। तो संविधान का पहला काम ऐसे नियम बनाना जो समाज के लोगों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकें, विश्वास स्थापित करा सकें। तो इसी के लिए वो क्रूशियल संविधान होता है। तो संविधान का पहला काम आप समझ गए होंगे। दोस्तों संविधान का दूसरा काम की अगर मैं बात करूं तो ये स्पष्ट करता है, क्या करता है, ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और संविधान का ये तय करता है कि सरकार कैसे होगी। अर्थात देखो संविधान बताएगा कि समाज में शक्ति किसके पास होगी। और दोस्तों अगर भारत के संविधान की अगर बात करें हम, भारत के संविधान के संदर्भ में, तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। आप अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी और प्रस्तावना में दोस्तों आपने देखा होगा किसके पास है, हम भारत के लोग। अर्थात भारत में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, जनता के पास, भारत के लोगों के पास। और ये बात कौन बताता है, भारत का संविधान बताता है। और वो क्या है, डेमोक्रेसी। तो अगर आप बात करें तो दूसरी बात क्या है कि भारतीय किसी भी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इसलिए अगर इसको भारतीय संविधान में देखें, भारत के समाज के या भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो ये शक्ति जनता के पास है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। तो ये बात कौन बताता है, हमें संविधान। इसके बाद दोस्तों कि सरकार कैसे निर्मित होती है। अब आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या बताता है कि सरकार चुनावों के माध्यम से निर्मित होगी। किसके माध्यम से होगी, चुनावों के माध्यम से होगी। सरकार निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगी। सरकार
मुख्य रूप से जवाबदेही होगी। तो ये सारी चीज संविधान बताता है। तो दोस्तों संविधान का पहला काम नियमों का समूह, जैसा कि आपने मेरी इसमें स्टार्टिंग में जो परिभाषाएं देखी होंगी संविधान की, वहां मैंने इसको बताया था। संविधान क्या काम करता है? संविधान का दूसरा काम है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, इसको तय करता है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में किसके पास है? जनता के पास। और सरकार कैसे नियंत्रित होती है, इसको कौन बताता है? संविधान बताता है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें कि संविधान का तीसरा काम क्या है, तो ये सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए गए कानूनों की कोई सीमा तय करता है, अर्थात सीमित सरकार। यानी कि सरकार के ऊपर क्या करता है? कुछ कंडीशंस लाता है ताकि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। और भारत में भी इसका प्रोविजन है। इसलिए भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, संविधानवाद है। और कैसे? मौलिक अधिकार देकर के हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, जनता को अधिकार दिया है, जनता को स्वतंत्रता दी है, जनता को चयन करने का अधिकार दिया है। कैसे? जनता को मौलिक अधिकार दिए हैं। कैसे? जनता को चयन करने का अधिकार दिया है। न्यायपालिका है, जैसा कि मैंने कल आपको इनके बारे में अच्छे से बताया था पिछले वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उन दोस्तों से निवेदन है कि जो लास्ट वीडियो हमारा उसको देख लें। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने जो चीज़ें आपको बताई कि भारतीय संविधान क्या कार्य करता क्या है। तो आपसे पूछा कि संविधान क्या कार्य है, संविधान क्यों जरूरी है? तो संविधान सरकार के नियमों का समूह को निर्धारण करने के लिए, सरकार का निर्धारण करने के लिए, शक्ति किसके पास होगी इसका निर्धारण करने के लिए, और इसके अलावा लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना करना। इसलिए आप इस सेंटेंस के आधार पर कह सकते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, अन्य देश जहाँ पर सीमित सरकार नहीं है वहाँ वास्तव में संविधान नहीं है। क्योंकि यदि संविधान है और संविधान का इंपॉर्टेंट काम है, और संविधान का इंपॉर्टेंट काम है कि सरकार को सीमित करना, तो ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण काम है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने अगला पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम है ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे जनता की आकांक्षा को पूरा कर सके। किसको? सरकार को। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान का मूल उद्देश्य रहेगा नागरिकों की गरिमा दोस्तों तथा न्यायपूर्ण समाज। नागरिकों की गरिमा और न्यायपूर्ण समाज संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों जब भी आप ये नोट्स आपके पास होंगे पहले से, तो जब भी आप इन नोट्सों के साथ आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं और उस वीडियो को देखें, तो जो ये पॉइंट मैं लिखता हूं या बोलता हूं उनको आप जरूर नोट डाउन करें। यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जिनको मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम संविधान का एक महत्वपूर्ण काम देखता है तो संविधान ये व्यवस्था भी करता है कि सरकार को इतनी तो शक्ति देता है कि सरकार समाज के कल्याण के लिए काम कर सके। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो ये सरकार को निर्देश देते हैं कि भाई आप जनता के कल्याण के लिए कार्य करें, आप जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। और जनता ऐसे कल्याण के लिए कार्य करती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जैसे सरकार को सक्षम बनाए कि सरकार टैक्स लेगी, सरकार लोगों से टैक्स लेगी, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पर्याप्त आवास इसको प्रोवाइड करवाएगी। इसी प्रकार इंडोनेशिया में यही बात है कि राष्ट्र की शिक्षा नीति को व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। अर्थात संविधान उनको ये व्यवस्था करता है कि वो जनता के कल्याण और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए उनको क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। किसको? सरकार को। तो संविधान के 4 महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि कल हम जब संविधान को पढ़ रहे थे तो उस दौरान हमने आपको बताए भी थे। तो अगर कभी भी अगर संविधान को लेकर कोई बेसिक सा क्वेश्चन आए तो आप इसको जरूर लिखना कि संविधान क्या है, क्यों है और कैसे। तो क्यों वाले पार्ट में ये काम जरूर लिखना कि क्यों। अब मैं संक्षिप्त कर देता हूं उनको। क्यों का मतलब है कि पहले ये नियमों को क्या करता है? संकलन करना है। जो क्यों करता है? समाज में समन्वय एवं संतुलन बनाने के लिए। दूसरा दोस्तों इसका कार्य मैंने बताया था, ये शक्ति निर्णय कौन लेगा उसको बताता है। सरकार को क्या करता है? सीमित करता है। और चौथा सरकार को सक्षम करता है किसके लिए? जनता के कल्याण एवं न्यायपूर्ण समाज के।
इन 4 पॉइंटों से आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है और इनको भारतीय संविधान से जोड़ना है कि कैसे भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रोविजन है जो इस प्रकार के कार्य संविधान के काम में आते हैं। तो दोस्तों आपको ये काम खुद के लेवल पे करना है कि कैसे कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, सीमित सरकार का संविधानवाद हो गया, अगर सरकार की क्षमता की बात हो गई तो डीपीएसपी हो गया। ये चीज़ें आपको खुद को करनी है। एक चीज़ इस किताब के अंत में एक बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है, इसको लेकर के भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पीटी नहीं मेंस में पूछ सकता है कि क्या किसी देश का संविधान उसकी राष्ट्र की पहचान है, या भारतीय संविधान, क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि क्या भारतीय संविधान भारत की एक बुनियादी पहचान है, या कोई भी संविधान किसी देश की बुनियादी पहचान होती है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ तो संविधान की अगर मैं बात करूँ तो संविधान क्या है कि जो जनता है, जनता की विचारों की क्या है, एक अभिव्यक्ति है। आपको बताएं कि किसी भी देश का संविधान होगा उस समाज की अभिव्यक्ति होगी, वो समाज क्या चाहता है, वो समाज के क्या नियम है, वो समाज की क्या बेसिक धारणा है। अगर आप इसके एग्जाम्पल दें, ठीक है ना, तो जैसे पश्चिमी समाज है और भारतीय समाज है, ठीक है। अब पश्चिमी समाज भौतिकतावादी है, वो थोड़ा परिवारों को ज़्यादा महत्व कम देता है तुलनात्मक रूप से, वहाँ धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ पैसे कमाने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वहाँ के संविधान में आप बात करेंगे पूंजीवादी जैसी या उदारवादी जैसी प्रोविज़न ज़्यादा है, वहाँ व्यक्ति केंद्रित प्रोविज़न ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार से अगर भारतीय समाज है वो विविधतापूर्ण है, वो आध्यात्मिकवादी है, वो बहुलवादी है। तो दोस्तों इसका प्रभाव भारतीय संविधान में मिलता है, क्योंकि विविधतापूर्ण है इसलिए तो हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, विविधतापूर्ण है इसलिए यहाँ संस्कृतियों के अधिकारों की बात की गई है, जबकि अन्य देशों के संविधान में बात नहीं है। तो किसी भी देश का संविधान उसके समाज की अभिव्यक्ति होती है, प्रतिबिंब होता है जो समाज चाहता है। तो इसलिए वो है संविधान किसी देश के, किसी राष्ट्र की पहचान को बताता है। जैसे अगर इसको भारत के संदर्भ में लेते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रीय पहचान को कैसे बताता है, तो देखो दोस्तों भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान सबसे पहले अगर कोई बोलेगा कि भारत क्या है, तो भारत एक लोकतांत्रिक एवं समाजवादी, नहीं धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ये भारत की क्या हो गई, पहचान हो गई। ये कहाँ से मिली हमें, प्रस्तावना से। तो भारत का संविधान भारत की एक पहचान बताता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। भारत क्या है, लोकतंत्र है, जो उसकी जो मुख्य रूप से उसकी आइडेंटिटी को बताता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, तो बोलेगा भारत एक जनकल्याणकारी राज्य है। ये बात भी संविधान में लिखी गई है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय है। तो भारतीय संविधान भारत की पहचान बताता है। ये पहचान कौन सी है, ये पहचान है भारत की राजनीतिक पहचान। राजनीतिक पहचान क्या है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जनकल्याणकारी राज्य है। दूसरी ओर भारतीय संविधान भारत की सामाजिक पहचान को बताता है कि भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण है। भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, इसकी बात हम प्रस्तावना में कर सकते हैं, प्रस्तावना में अगर बात की गई है। इसके अलावा इसकी बात हम कर सकते हैं मौलिक अधिकारों में, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा एक बात हो सकती है कि भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक कैसा राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसे पता लगेगा, भारत के 25 से जो 28 आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट दिए गए, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है, जहां राज्य को अपना धर्म मानने से बाध्य किया गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक पहचान क्या होगी, भारत की राजनीतिक पहचान क्या होगी, भारत की सांस्कृतिक पहचान क्या होगी। सांस्कृतिक पहचान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान क्या है, विविधतापूर्ण है। भारतीय संस्कृति कैसी है, विविधतापूर्ण है। और ये भी कहाँ से पता लगेगा, हमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और जो 371 अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो और उसमें आपको कई राज्यों के विशेष प्रोविजन की बात की हो, या 5th एंड 6th शेड्यूल यदि आपने पढ़ी हो दोस्तों, तो इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है। क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत भी हमने उस कई कल्चर के आधार पर, कई सामाजिक विविधता के आधार पर उनको विशेष प्रोविजन का बात किया गया। तो अब इसको मैं यदि समरी करूं तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या भारतीय संविधान उसकी पहचान बताता है, तो आपको 4-5 पॉइंटों में उसको बताना है। तो वो एक बार आप यहां देख लें दोस्तों। लिखने वाले पॉइंट पे फोकस करना, क्योंकि शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए। तो इसमें आपको देखना है कि कैसे बताते हैं। देखो, एक तो भारत की राजनीतिक पहचान, फिर इसके आपको एग्जाम्पल देना है कि कैसे।
जैसे आप देख सकते हैं कि भारत लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और गणराज्य है। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा कि भारत की सामाजिक पहचान, तो भारतीय समाज विविधतापूर्ण है। ठीक है ना, भारतीय समाज अब समता मूलक हो रहा है। भारतीय समाज में गरिमा का महत्व है। तो ये प्रोविजन आपको पता है संविधान में है। विविधतापूर्ण कैसे? क्योंकि भारतीय समाज में 5th शेड्यूल की बात की गई है, 6th शेड्यूल की बात की गई है। इसके अलावा 371 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने विशेष अधिकार दिए हैं कई राज्यों को उनकी विविधता के लिए। इसके अलावा हमारे संविधान में आर्टिकल 25 भी है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ धर्म की विविधता है, भाषा का प्रोविजन भी किया है। हमारे 8th शेड्यूल है जो भाषा की विविधता की बात करते हैं। तो इस आधार पर भारतीय संविधान भाषाई विविधता को बताता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सांस्कृतिक पहचान बताता है भारत की। कैसे? कि भारत की सांस्कृतिक यह पहचान है कि वो समन्वय एवं संतुलन की बात करता है। और समन्वय संतुलन धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर। और इसके लिए भी हमने 5th शेड्यूल में प्रोविजन किए हैं, 6th शेड्यूल में प्रोविजन किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 ये भी कहीं ना कहीं धर्म से जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात है वो है। इसके अलावा आप राजनीतिक, सामाजिक, अब आर्थिक पहचान भी आप बता सकते हैं कि भारत की आर्थिक पहचान क्या है। तो यदि आप आर्टिकल 38 को आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 को पढ़ेंगे तो समाजवाद की बात करते हैं कि भारत में जो आर्थिक संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से होगा कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर पर आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि किसी देश का संविधान क्या आपकी राष्ट्रीय बुनियादी पहचान को बताता है? तो आपको बोलना है निश्चित रूप से बताता है, और उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के बारे में ये चीज़ आप जान सकते हैं। यदि आगे हम बात करें, जो 11th क्लास की NCERT का ये चैप्टर का कंक्लूजन वाला पार्ट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान निर्माता, ये बात तो है कि भारतीय संविधान निर्माता बहुत बुद्धिमता और दूरदृष्टि थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच लिया कि भारतीय संविधान में सामाजिक समस्याएं क्या होंगी, आर्थिक समस्याएं क्या होंगी, राजनीतिक चीज़ें हमें क्या प्रोविजन करना चाहिए ताकि इन सामाजिक और आर्थिक चीज़ों को उपलब्ध करवाने में हम सहयोग कर सकें और व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। दोस्तों ये तो पता था, आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को उन्होंने स्थान दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संविधान एक जीवंत सच्चाई है। जीवंत सच्चाई का मतलब क्या है दोस्तों? इसे जीवंत दस्तावेज में आपने सुना होगा कि जीवंत दस्तावेज। जीवंत दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य था कि यह संविधान समय के साथ प्रासंगिक, कोई भी संविधान समय के साथ प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। और रिलेवेंट कैसे होगा कोई संविधान? क्योंकि दोस्तों 1947 में अगर किसी देश का संविधान बना है, 1947 में अगर किसी देश का संविधान बना है तो उस समय समाज की स्थिति अलग होगी, आर्थिक स्थिति अलग होगी, राजनीतिक स्थिति अलग होगी। तो उस आधार पर प्रोविजन उसमें ऐड किए गए थे। और 2021 का समाज एकदम अलग है, 2022 का समाज एकदम अलग है। आज साइबर सुरक्षा आ गई, आज हमारे यहाँ प्राइवेसी आ गई, ठीक है ना, आज पर्यावरण का अधिकार आ गया। ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो किस तरीके से कोई संविधान समाज के लिए प्रासंगिक हो सकता है? तो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को प्रासंगिक बनाने के लिए, जीवित बनाने के लिए क्या किया? हमें संशोधन की शक्ति दी। क्या दी? संशोधन की शक्ति। और इसलिए समय के साथ अगर संविधान के कोई प्रोविजन जो अप्रासंगिक हो चुका है, जो समय के साथ जरूरी नहीं है, उसको क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं। और जो समय के साथ हमें जरूरी है उसको संविधान हम ऐड कर सकते हैं। ये संशोधन की शक्ति हमारे संसद को दी गई है आर्टिकल 368। तो इसलिए भारतीय संविधान जीवित है। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल देकर के बता सकते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अगर बात करें हम प्राइवेसी की बात करें, प्राइवेसी का आ गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरमेंटल में जो शुद्ध एनवायरमेंटल की हवा लेने का अधिकार, ये सब समय के साथ साथ हमारे संविधान में ऐड किया गया है, इनको बदला गया है। इसके अलावा संविधान की मांग है कि भाई 377 को समाप्त किया जाए, तो IPC की धारा 377 को समाप्त किया गया। तो जैसा समाज होगा, जैसे समाज की ज़रूरतें होंगी, उसी आधार पर संविधान में बदलाव आएगा। लेकिन दोस्तों ये बदलाव संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नहीं जाएगा। यथार्थ अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में अगर कोई खराबी हुई है तो उस खराबी, कोई बिल्डिंग का कोई पार्ट टूट गया, बिल्डिंग का कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर कराएंगे, उसको बदलाव करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बिल्डिंग को ही खत्म कर दें। ठीक, इसी प्रकार से भारतीय संविधान के संदर्भ में है कि भारत में संविधान के ऐसे प्रोविजन जो समय के साथ उसमें जरूरी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बदलाव करते टाइम संविधान के मूल आदर्श
स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली, इन मूल आदर्शों को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। तो संविधान में संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो इस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगा। और यहीं से आपको पता है केशवानंद भारती बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट रूप से बोली कि देखो संसद को शक्ति है, लेकिन शक्ति करने का मतलब ये नहीं कि पूरा संविधान ही बदल दें। संसद संशोधन करेगी लेकिन संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं करेगी। और मूल भावना क्या है? वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि संविधान क्या है, किस तरीके से भारत का है, कैसे क्या क्या इसके कार्य होते हैं, भारतीय संविधान कैसे एकदम से अपने आप में अलग है। एक स्टेट इसमें से बढ़िया लिखा है, एक स्टेटमेंट देंगे, भारतीय संविधान विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण मतलब यूनिक है, एकदम से यूनिक डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों इसको यूनिक डॉक्यूमेंट क्यों बोला गया? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दुनिया में संविधान बने थे किसके लिए? शासन संचालन के लिए। चाहे वो यूएसए का संविधान हो, चाहे वो यूके का संविधान हो, चाहे यूरोपीय देशों का संविधान हो, इन सारे संविधानों का जो निर्माण हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि शासन संचालन हो, जहां लोगों को अधिकार प्राप्त हो और जहां सरकार को शक्ति निर्णय क्षमता हो। लेकिन चूंकि भारतीय संविधान इसलिए यूनिक है कि उस शासन संचालन के लिए शासन संचालन के साथ साथ उसको दो काम और सौंपे गए। एक था सोशल रेवोल्यूशन यानी कि सामाजिक क्रांति, और एक था सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय। यानी कि हमारे समाज में बदलाव करने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए और लोगों को उचित चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए क्या व्यवस्था करनी थी, इसका प्रोविजन भारतीय संविधान में किया गया था। अर्थात दुनिया के संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित थे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब है राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता। वो आर्थिक क्षेत्र में समानता की बात नहीं करते थे, जबकि भारतीय संविधान ने आर्थिक एवं सामाजिक डेमोक्रेसी को भी शामिल किया। और आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी मतलब है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता, समाज के वंचित वर्गों के लिए अधिकार और समाज की जो अतार्किक परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन। तो ये भारतीय संविधान था। इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान को यूनिक डॉक्यूमेंट बोला गया, क्योंकि ये राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि ये सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी व्यवस्था करता है। और इसके प्रोविजन आप बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है डीपीएसपी, सोशल डेमोक्रेसी भी डीपीएसपी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट में अस्पृश्यता की समाप्ति, ST/SC को विशेष अधिकार, महिलाओं को विशेष अधिकार, ये सब क्या समाज के वंचित वर्गों के लिए आप कहेंगे कि उनको आधारभूत वस्तुएं वितरण करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी की स्थापना करती है। और कौन सा डेमोक्रेसी? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो दोस्तों इसलिए भारतीय संविधान यूनिक है। इसलिए दोस्तों NCERT 11 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपके इसके साथ शेयर किए। इस तरीके से संविधान के बारे में आपकी लगभग बेसिक जानकारी अब समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ से आपके प्री के क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायरेक्ट कि भारतीय संविधान विलक्षण है क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, क्योंकि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, क्योंकि ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, उपर्युक्त सभी। तो किसी प्रकार का एस्टिमेट आपको दे दें कि भाई भारतीय संविधान राजनीतिक भी है, आर्थिक भी और सामाजिक भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। अब हमारा सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट होता है वो पार्ट होता है हमारा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ये जो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास की बात की गई है ये हमारे सिलेबस का पहला पार्ट होगा कि भारतीय संविधान है वो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में बन चुका है। इसका डेवलपमेंट हुआ था काफ़ी लंबे टाइम के दौरान, नए नए प्रोविजन इसमें आए थे, उसको हम इसमें देखना चाहेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा। इस टॉपिक को समझने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरी हिस्ट्री का पहला वीडियो, हिस्ट्री लेक्चर है उसका पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, इन 2 वीडियो को, और हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट गई तो तीसरा वीडियो, आप पहला और दूसरा वीडियो हिस्ट्री का, किसका? आधुनिक भारत का, आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहां मैंने ब्रिटिश शासन को 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ाया है। उन 3 पार्टों में उनकी नीति क्या थी, उनके उद्देश्य क्या थे, वो जब उनके उद्देश्य क्या होंगे उसी आधार पर उनकी नीतियां बदलेंगी, और जिस प्रकार की उनकी नीतियां होंगी उसी प्रकार के एक्ट भारत में आएंगे। तो यदि आपको किसी भी एक्ट को पढ़ना है, किसी भी एक्ट को समझना है, तो उसका बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक्ट इतने लेके आए थे, इतने सारे एक्ट यदि आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आपको बहुत सारा कंफ्यूज होगा, क्योंकि जो 1777 में प्रोविज़न है
1813 में अलग प्रोविजन हो गई, लेकिन इसके लिए आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। तो इसलिए दोस्तों हिस्ट्री की फर्स्ट और सेकंड वाली वीडियो आप जरूर देखना, वहां आप समझेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इनके क्या उद्देश्य थे, क्या नीतियां थी, तब आप उनको इससे कनेक्ट करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अगर ऐतिहासिक विकास की बात करें तो उसका कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिश शासन के दौरान, ऐतिहासिक विकास का मतलब क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो उनके संवैधानिक प्रोविजन आए, जो उनके कानून आए, जो उनके प्रावधान आए, वो प्रावधान जो लाए गए थे उनमें से कुछ प्रावधान भारतीय संविधान की विकास की नींव रखते हैं। और हम देखेंगे कैसे कैसे इसने नींव रखी, क्या क्या चीज़ हुई, कौन कौन से एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, या आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, या आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका यदि हम देखते हैं तो देखो 1600 सेंचुरी की बात है। 1600 ईस्वी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और ये कुछ व्यक्ति होते हैं जो किस उद्देश्य से आते हैं, व्यापारिक उद्देश्य। और व्यापारिक उद्देश्य, इनका उद्देश्य ये था कि भारत में से वस्तुएं क्या करनी है, खरीदनी है और यूरोप के मार्केटों में बेचना है। इस उद्देश्य से ये भारत में आए थे, अर्थात ये खरीदारी और बिक्री कर रहे थे। इस उद्देश्य से भारत में आए थे, ये ब्रिटिश कंपनी थी। इसको लेकर के इतिहासकारों में अलग विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्लान होकर के आए थे, कि इन्होंने पूरा प्लान किया था भारत में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये प्लानिंग से नहीं आए थे, ये आए तो व्यापार के उद्देश्य से थे, लेकिन भारत की सिचुएशन और इनके व्यापारिक उद्देश्यों को देकर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि इनको भारत में अपनी राजनीतिक शासन व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। लेकिन अभी आप बेसिक सा समझ लें, वो हिस्ट्री का पॉइंट है, जब आप ऑप्शनल हिस्ट्री आपने से पढ़ी होगी तो वहाँ ये चीज़ आपके मन में आई होगी कि आखिरकार किस तरीके से सिस्टम चला। मैं आपको बेसिक सा दे रहा हूँ जो आपके इस बैकग्राउंड को क्रिएट करेगा। दोस्तों ये व्यापारिक उद्देश्य से तो आए थे, वस्तुएं खरीदना और उनको यूरोप के मार्केट में बेचना, और इसलिए क्या करवाना, लाभ कमाना। अब दोस्तों लाभ कमाना है तो आपको पता है इनका उद्देश्य होगा कि भाई कम से कम लागत में खरीदें, ठीक है, और अच्छी खासी लागत में, अच्छी खासी कीमत में बेचें, तभी लाभ हो पाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये भारत में आए थे तो भारत में जो राजा थे, जो राज्य थे, वो इन पे क्या करता, एक तो वस्तुओं का टैक्स लगाता था, एक व्यापार टैक्स लगाता था, एक सीमा शुल्क लगाता था। इस प्रकार के क्या लगाता था, इन पे टैक्स लगाता था। ऑब्वियसली वस्तु जब बाहर जाएगी तो टैक्स लगाएगा। जब ये टैक्स लगाते थे तो एक तो इनकी क्या होती, लागत बढ़ जाती थी उससे, क्योंकि इनको क्या करना था, शुल्क ज़्यादा देना पड़ता था। दूसरा क्या हुआ दोस्तों कि जब भारत में वस्तुओं को खरीदते थे तो इसके बदले इनको सोना और चांदी देते थे, क्योंकि नॉर्मली व्यापार क्या होता है कि भाई आप मुझे कुछ वस्तु दे दो, मैं आपको कुछ वस्तु दे दूंगा। लेकिन यूरोप की कोई वस्तु भारत के काम की थी नहीं, ठीक है ना। यूरोप में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था वो भारत के काम का था नहीं, इसलिए भारत में इनकी वस्तुओं की कोई डिमांड तो थी नहीं। इसलिए क्या होता था कि भारत के लोग इनको कोई वस्तु विनिमय नहीं देते, बल्कि इनसे सोना और चांदी लेते थे और वस्तुएं देते थे। इससे क्या हुआ कि यूरोप में तो सोना था नहीं, लेकिन यूरोप ने जो जगह जगह से सोना कमाया था, वो सारा सोना, अगर मैं बात करूं, यूरोप में सोना था नहीं, लेकिन जो जगह जगह से कमाया था वो सारा सोना कहाँ आ गया, भारत में। अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर, ये गोल्ड और सिल्वर भारत में आता गया। कैसे, वस्तुएं खरीदने के लिए लाते थे और फिर इसको भारत से ले जा करके यूरोप में बेच देते थे। तो इस तरीके से दो चीज़ें हुई। एक तो क्या हुआ था कि यूरोप में से सोना और वस्तुएं, सोना था या चांदी थी, वो क्या पूरा भारतीय बाजारों में आ गया। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ और थी कि इनको शुल्क भी ज़्यादा देना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि जो राजनीतिक राज्य थे, जो राजा थे, वो राजा यहाँ पर क्या कर रहे थे कि शुल्क इनसे ले रहे थे। ऑब्वियसली वो सबसे लेते थे, इनसे भी ले रहे थे। दो चीज़ आपके समझ में आ गई। एक तो भारतीय बाजारों में सोना बहुत ज़्यादा आ गया, क्यों, क्योंकि यूरोपीय मार्केट खाली होने लग गए, क्योंकि उनको वस्तु यहाँ से इस तरीके से खरीदनी थी, इसलिए। और दूसरा शुल्क भी। अब यूरोप के जो वेटरन हैं, यूरोप के अन्य राज्य, उन यूरोपीय जो ब्रिटिश राज्य थे, उन्होंने, ब्रिटिश जो राजा थे, उन्होंने बोला यदि भारत में इस तरीके से सोना जाता रहा तो वहाँ पर सोने के भंडार खाली हो जाएंगे, वहाँ पर चांदी के भंडार खाली हो जाएंगे, और इसका नुकसान वहाँ की इकोनॉमी पे सीधा पड़ रहा था। क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आयात ही कर रहे थे, निर्यात कुछ नहीं कर रहे थे। तो इससे कह सकते हैं कि व्यापारिक जो घटनाएं हैं, वो जो व्यापारिक आर्थिक स्थिति खराब होने के चांस थे। इसके अलावा दोस्तों एक कारण और था इनका कारण ये था कि इससे वहाँ धन आ रहा था। तो मुख्य रूप से वहाँ के राजा ने इन कंपनी वालों से बोला कि आप कोई ऐसा स्रोत ढूंढो जो आपको वहीं इनकम दे सके, और वहीं आप उसको, उस इनकम से उसको खरीद कर हमारे पास बेच सके। यानी कि यहाँ से पैसा मत ले जाओ।
अगर मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग दिखाता हूँ, इसे मान लो ये यूरोप है, ये इंडिया है, तो अभी सिचुएशन क्या हो रही थी कि इधर से जा रहा था, इधर से जा रहा था गोल्ड एंड सिल्वर, और इधर से जा रहा था क्या, वस्तुएं। तो इधर गोल्ड आता था, ऐसा सब वस्तुएं जा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि पूरा गोल्ड वोल्ड सब भारत में आ गया था। तो फिर ब्रिटिश की जो कंपनी, ब्रिटिश की जो वहाँ लोग थे, उन्होंने ये कंपनी से ये बोला कि आप कोई ऐसा तरीका अपनाओ जो यहीं से आपकी इनकम दे सके, और फिर इस इनकम को आप इनकम से यहाँ की वस्तुएं खरीद सकें और फिर इनको बाहर यूरोप के मार्केट में लाएं। अर्थात यूरोप के मार्केट से फिर कोई भी वस्तु इनकम आप इंडिया नहीं जाएगी। आप इंडिया में रहो, इंडिया में इनकम जनरेट करो, उस इनकम से आप क्या करो, वस्तुएं खरीदो और उनको यूरोप के मार्केट में बेचो। इस तरह की चीज़ें इसने अपनाई, और इसी को बोलते हैं दोस्तों, आपने समझ सुना होगा, वणिकवादी उपनिवेश। वणिकवादी या मर्केंटाइल जो कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के लिए रेवेन्यू भी इंडिया से ही क्रिएट करो। ये दो सिचुएशन इनके समक्ष थी। तीसरी सिचुएशन थी कि भारत की राजनीतिक दुर्बलताएं हो रही थी। भारत में छोटे छोटे राज्य थे, मुगल काल का विभाजन हो गया था। तो इन तीन सिचुएशनों से इनके मन में क्या क्रिएट हुआ कि भारत में राजनीतिक शासन स्थापित किया जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो कंपनी एक व्यापार उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आई। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने भारत के छोटे छोटे राज्य हैं उनको बढ़ा करके आपस में, लड़वा करके आपस में, और धीरे धीरे उन पर इनडायरेक्ट रूप से अपना कंट्रोल किया। दोस्तों ये ध्यान रखना, 1813 तक डायरेक्ट इन्होंने किसी भी स्टेट पर, ब्रिटिश ने, कंपनी ने किसी भी स्टेट पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि उसका रीजन एक तो ये था कि आपको पता है कि डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे तो शासन संचालन करना पड़ेगा, और शासन संचालन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लागत लगेगी, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ये किसी भी प्रकार का पैसा खर्च करने के मूड में थे नहीं। और दूसरा, एक कंपनी हमेशा किसी प्रकार के विवाद से भी बचना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट अगर किसी राजा को हटा देंगे तो वहां की जनता उनके विरुद्ध में विद्रोह कर देगी। इसलिए राजा को मुखौटा बना करके इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से भारत में शासन चलाया लगभग 1813 तक, जो इनके व्यापारिक हितों से प्रभावित था, इनका व्यापार हितों से जुड़ा हुआ था। इनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में रेवेन्यू ले, उस रेवेन्यू से ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदें और फिर इसको हम बेचें यूरोप के मार्केट में। तो दोस्तों इस तरीके से ये कंपनी राजनीतिक कंपनी के रूप में कन्वर्ट हुई। ये मैं इसलिए बैकग्राउंड बताया था कि आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से ये कंपनी धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट करती है। जब दोस्तों ये कंपनी 1757 और 1764 के बक्सर युद्ध को जीत जाती है, तो जीतने के बाद इसको अधिकार मिल जाता है दीवानी अधिकार, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार, यानी कि ये भू राजस्व लगा देती है, ठीक है ना। तो इसको शुल्क, जो राजस्व लगाने का अधिकार सब प्राप्त होते हैं। इससे कंपनी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इकाई के रूप में क्या हुई, कन्वर्ट हुई। जब ये कंपनी राजनीतिक इकाई के रूप में कन्वर्ट होने लगी तो ब्रिटिश में बैठे हुए लोगों को एक डर बैठने लगा कि जो कंपनी भारत में इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, हो सकता है कल के जाके ब्रिटेन में भी वो सत्ता को परिवर्तित कर सकती है। आपको बात सही, भाई कंपनी तो थी प्राइवेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जियो की, जैसे हमारी जियो है, आज जियो यूरोप में जाते, अफ्रीका के देशों में जाएगी, वहाँ रेवेन्यू जनरेट करेगी। मान लो वहाँ एक तरह से मैं एग्जाम्पल दे दूँ, वहाँ आर्मी भी बना ले, शक्तिशाली इसकी आर्मी हो जाए, तो भारत की यहाँ सत्ता को एकदम डर हो जाएगा कि क्या पता कल जियो हमारी सत्ता ही परिवर्तित कर दे। ठीक इसी प्रकार से जो ब्रिटिश सत्ता थी, जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश के जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों के मन में एक डर आ गया कि कंपनी आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से अब शक्तिशाली होती जा रही है, तो कंपनी के ये व्यक्ति हो सकता है भविष्य में हमारी सत्ता को बदलाव कर सकते हैं। इसलिए इस कंपनी को रेगुलेट करना ज़रूरी है, इस कंपनी को नियंत्रित करना ज़रूरी है। और इसीलिए दोस्तों वो लेके आए थे ये सारे एक्ट, और जो जो एक्ट वो लेके आए थे, उन्हीं एक्टों में कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो धीरे धीरे भारत में एक डेमोक्रेसी, एक संविधान और एक सिस्टमेटिक व्यवस्था की स्थापना करना उन्होंने चालू किया, और वही है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो इस चीज़ों को मैं इतना आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, तो इसको आप समझना, तब आप एक एक चीज़ पे जाएंगे कि क्यों कंपनी को धीरे धीरे एक्टों के माध्यम से ये कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो दोस्तों क्यों लेके आए, क्योंकि एक तो कंपनी का साम्राज्य विस्तार होने लगा। कंपनी पहले तो केवल बंगाल तक थी, अब बंगाल में, दिल्ली में अगर बात करें, अब लगभग कंपनी सभी क्षेत्रों में इन्होंने कवर कर लिया। मद्रास में, बम्बई में, ये पूरा क्षेत्र इनका कवर हो गया। तो इतने क्षेत्रों में जब कवर हो गया तो इतने क्षेत्रों का शासन संचालन के लिए कुछ नियम तो होने चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। कंपनी के पास तो कोई व्यवस्था थी नहीं, कंपनी तो क्या एक व्यापारिक उद्देश्य थी। तो इसलिए उस सिस्टमेटिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमारे लिए कुछ प्रोविजनों की जरूरत पड़ी।
दूसरा, भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए जो ब्रिटिश अकॉर्डिंग सो कॉल्ड, जिसे मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि भारत का जो पहले जो राजतंत्र सिस्टम था वो कंपनी के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं था, क्योंकि राजाओं के अलग खर्च थे, राजाओं की अलग शान थी। तो उसको इन्होंने धीरे धीरे उसको संवैधानिक प्रोविजनों में बदलने के लिए भी इन्होंने भारतीय संविधान में ऐतिहासिक इन्होंने एक्ट लेके आए भारत में। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा, क्योंकि दोस्तों अब एक चीज़ है, जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो पहले तो क्या था, 1813 से पहले तो ये था कि ये यूरोप है और ये इंडिया है। ऐसे था कि यहाँ से वस्तुएं जाती थी, यहाँ से पैसा आता था, अर्थात भारत वस्तुओं का निर्माता था और बेचता था। लेकिन जब 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति हुई तो ये वस्तुओं के निर्माता हो गए। क्यों? ये वस्तुओं के निर्माता हो गए और इनको बेचने के लिए भारत जैसा मार्केट इनको चाहिए था। उल्टा हो गया प्रोविजन। जब आप उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमने और तो अच्छे से इसको समझाया है कि सिचुएशन क्या थी, कि कंपनी वहाँ औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के बाद भारतीय समाज में किस प्रकार से बदलाव होने लगी, तो उसका पूरा प्रभाव भारतीय समाज पे पड़ा। तो अब इनको चाहिए था एक भारत में क्या करना था कि भारत को एक मार्केट के रूप में डेवलप करना था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि भारतीय लोग जिनकी संस्कृति में उनको ज़्यादा हाई फैशन नहीं सिखाया गया, ज़्यादा आध्यात्मिक वस्तु मतलब ज़्यादा भौतिकवादी वस्तुओं को खरीदते नहीं, वो थोड़ा सिंपल रहते थे कि भारत में सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी। तो अगर सिंप्लिसिटी है तो बेटरेन की वस्तुओं कोई खरीदेगा नहीं भारत में। तो इसलिए लोगों को भौतिकतावादी बनाने के लिए, लोगों को अंग्रेज बनाने के लिए इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया। और इसलिए इनके कुछ प्रोविजनों में आपने देखा होगा 1813 के बाद एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के प्रोविजन भी इन्होंने किए। तो हर चीज़ के पीछे एक रीजन है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको डाउट होगा कि ये प्रोविजन कैसे रटे हैं, कैसे याद करें, तो आप उसके बैकग्राउंड से उसको जरूर जोड़ना कि वो प्रोविजन क्यों जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत में राजनीतिक चेतना विकास हो चुकी थी। धीरे धीरे जब इन्होंने शासन किया तो भारत में राजनीतिक चेतना विकसित हुई। तो फिर भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई, औद्योगिक विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। तो उन आंदोलनों के कम करने के लिए इनको कुछ भारत के हित में कुछ संवैधानिक प्रोविजन भी जोड़ने पड़े। इसलिए 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, 1892 का एक्ट आया कांग्रेस की वजह से। तो ये एक्टों का विकास इस तरीके से हुआ। और ब्रिटिश सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सुधार करना चाहते थे ताकि कंपनी को रेगुलेट कर सके। इतने प्रोविजन थे जिनकी वजह से ये संवैधानिक विकास भारत में होना जरूरी हो गया था। दोस्तों इसको आपको समझना है क्यों भारत में इस प्रकार के प्रोविजन किए गए थे। अब हम देखो, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1773 की। तो जब भी आप कोई एक्ट को पढ़ें, उस एक्ट को थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना है कि उस समय बैकग्राउंड आपको क्या था, और बैकग्राउंड मतलब है उस समय की स्थिति क्या थी। अब उस समय की स्थिति जानने के लिए आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, इसलिए दोस्तों हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। कि अब मैं बात कर रहा हूं 1773 की सिचुएशन। तो 1773 की सिचुएशन का मतलब है कि देखो भारत में लगभग मुगल शासन समाप्त होने वाला है। भारत में बंगाल, मद्रास, इन पे किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार हो गया, मतलब कंपनी का अधिकार हो गया। ये सिचुएशन बनी हुई है। और कंपनी इस दौरान मुख्य उद्देश्य में थी कि उसको व्यापारिक हित ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, और व्यापारिक हित के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? रेवेन्यू प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदनी है। और दोस्तों जब उसको रेवेन्यू प्राप्त करना है और वस्तुएं खरीदनी है तो वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएगी। वो लागत नहीं बढ़ाएगी, वो ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, वो है ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि विवादों में पड़ेंगे तो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर उसकी लागत बढ़ेगी, तो कंपनी को बहुत सारा नुकसान होगा। इसलिए इस कंपनी को, और दूसरी बात कंपनी है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। इन प्रोविजनों को, इन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ये एक्ट 1773 के अंतर्गत लाया गया था। इस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रण में किया गया। ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ भी भारत में कर सकती है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके कार्यों को नियंत्रण में करने के लिए कुछ प्रोविजन किए थे। पहली बार कंपनी को, अभी तक तो कंपनी को केवल व्यापारिक कंपनी माना जाता था, लेकिन पहली बार कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी। अर्थात कंपनी में राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम उपलब्ध करवाया, कंपनी के लिए प्रशासनिक सिस्टम आए और कंपनी के लिए मान बैठे कि हाँ अब कंपनी क्या है, एक प्रशासनिक संस्था है।
क्योंकि किसी भी संस्था के ऊपर अगर कोई कानून आ रहा है, उसके लिए अगर कोई विधि आ रही है, उसके लिए अगर संवैधानिक प्रोविजन आ रहा है, इट मीन्स वो पॉलिटिकल बॉडी हो जाती है। और भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में आपने देखा होगा कि इससे पहले आपको पता अलग अलग राज्य थे, इधर बंगाल था, इधर मुगल थे, दक्षिण में मराठा थे, तो कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो हर एरिया को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी आई और उसके अंतर्गत कुछ वायसराय जैसे प्रोविजन किए, गवर्नर जनरल बनाए गए थे ताकि पूरा सेंट्रलाइज हो जाए शासन। तो इसलिए 1773 के एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें पहली बार हुई थी। तो आपसे पूछा जाए कि कंपनी प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि कब केंद्र स्थापन किया गया था, तो ये एक्ट में किया गया था। और कब कब कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता दी, तो वो थी 1773 के एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों 1773 के एक्ट की हम थोड़ी सी अब बेसिक चीज़ें, कुछ इसके अंदर प्रोविजन है, उनको बात करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हुई वो ज़्यादा लिए, अब आपको थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। देखो किसी भी एक्ट को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको काम करना है उसका बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड क्या था कि 1757 एंड 1764 के युद्ध के बाद कंपनी का राजनीतिक क्षेत्र आया, ठीक है। तो कंपनी क्या है, राजनीतिक रूप में कन्वर्ट हुई, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी। दूसरा उसका अगर हम बात करें तो कंपनी नियंत्रण से बाहर हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसकी सैन्य एवं आर्थिक क्षमता क्या हो रही दोस्तों, बढ़ रही थी। ये बात सही है। इसके अलावा आपको पता है कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, और इसका प्रभाव ब्रिटिश समाज पे पड़ रहा था। ब्रिटिश समाज एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था पे पड़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे एक्ट कैसा आएगा, एक्ट वो आएगा जो इसको रेगुलेट करेगा, और इसलिए 1773 को एक्ट को बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके कुछ प्रोविजन देख लेते हैं और हर प्रोविजन का देखो रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रोविजन ऐसा क्यों ऐड किया गया था, तब जाके आपको याद हो पाएगा। दोस्तों कई बार आप बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता, इतने एक्ट पढ़े हैं, कई लोगों की बात आ रही है, लेकिन दोस्तों कब याद हो पाएगा, जब उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, जब उसके कारण को जानेंगे, जब उसके बैकग्राउंड को जानेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को भूल नहीं सकते। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि पहली बार इसमें एक काम किया गया था अधिनियम में कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बताया गया, यानी कि एक बंगाल में क्या बनाया, गवर्नर जनरल। बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों बंगाल में गवर्नर जनरल जो नाम आया था उसका सबसे पहले बंगाल गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था, और उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स थे, आपको पता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इसमें बनाया गया था। अब इसका रीजन देखो क्यों बनाएगा, क्योंकि ये इनको पूरा कंट्रोल करना था। और जनरल ये गवर्नर जनरल है, ये मुख्य रूप से पहली ओर तो कंपनी, दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के प्रति थोड़ा उत्तरदायी रहता था। तो बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया था, और इसकी सहायता के लिए कि भाई अकेला भी ये सब कुछ ऐसा नहीं कर सके, इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी सदस्य बनाया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई दोस्तों। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई थी, इसमें प्रोविजन जोड़ा गया था। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का मतलब एक कह सकते हैं एक तरह से कार्यपालिका प्रोविजन उन्होंने यहाँ से जोड़ दिए थे। जो कार्यपालिका प्रावधान है वो यहाँ से धीरे धीरे विकास होने लगे, और एक कार्यकारी जो परिषद थी ये गवर्नर जनरल को क्या करती थी, परामर्श करती थी, और इसके माध्यम से फिर कंपनी अपना शासन चलाती थी। मतलब कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अलग करती थी, लेकिन कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसके माध्यम से चलता था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद ने धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ा करके कंपनी को कंट्रोल करना चालू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि एक ही शक्ति के अधीन हो जाए, इसलिए केंद्रीय शासन की स्थापना की। और केंद्रीय शासन क्या था दोस्तों, केंद्रीय शासन क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन मद्रास एवं बंबई, इनके गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। अर्थात बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोले गया, और उसके अलावा जो अन्य प्रेसिडेंसियां थी मद्रास और बंबई, इनके गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। अर्थात सभी पावर कहाँ चली गई, बंगाल में, और यहाँ से क्या हो गया, केंद्रीय शासन की स्थापना हुई। तो ये सेकंड प्रोविजन इन्होंने इसमें अंतर्गत किया था। क्यों किया, क्योंकि मद्रास और बंबई क्या हुआ था कि जब इन्होंने युद्ध किया था, इस दौरान इन्होंने कई युद्ध किए, और युद्धों में ऐसा हुआ था कि बंगाल के गवर्नर की कई बातें
मद्रास और बम्बई के गवर्नर के द्वारा नहीं मानी गई। इससे युद्ध के दौरान कई सिचुएशन गलत घटित हो गई और इससे कंपनी को नुकसान होने लगा। इसलिए उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ज़्यादा पावर बंगाल के गवर्नर के पास दे दी ताकि तुरंत निर्णय हो और थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक सेंट्रलाइज हो जाए। ये प्रोविजन दूसरा इसमें जोड़ा गया, ये आप ध्यान रखना। तीसरा प्रोविजन इन्होंने क्या जोड़ा इसके अंतर्गत कि इसमें एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया और न्यायालय बनाने के लिए 1773 में इसकी स्थापना की। इस कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाने का प्रोविजन इन्होंने इसलिए जोड़ा दोस्तों कि जब ये काम कर रहे थे तो विभिन्न प्रकार के विवाद हो रहे थे और सारे विवाद कहाँ जा रहे थे, यूरोप में। सारे विवादों का समाधान कहाँ होना था, क्योंकि न्यायालय उस टाइम कहाँ था, मतलब ब्रिटेन का था, लंदन में था। तो इन्होंने बोला कि भाई छोटे मोटे न्यायालय तो विवादों को सुलझान तो आप कहाँ कर लो, भारत में ही कर लो, हर विवाद यूरोप में नहीं आना चाहिए। इसलिए भारत में विवादों का निपटान करने के लिए इन्होंने क्या एक उच्चतम न्यायालय बनाया कलकत्ता में। लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट था लेकिन सर्वोच्च नहीं था। इसके विरुद्ध भी अपील जाती थी लंदन में, प्रिवी काउंसिल होती थी, उसके विरुद्ध वहाँ जाकर के आप लंदन में अपील कर सकते थे। तो उच्चतम न्यायालय का प्रोविजन इन्होंने 1773 के एक्ट में जोड़ा और इसमें उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश, इसमें क्या था, एक CGI था प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये इसका स्ट्रक्चर था, ये चीज़ आप जान गए होंगे। तो तीसरा प्रोविजन उन्होंने ये जोड़ा। नेक्स्ट प्रोविजन की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रोविजन उन्होंने जोड़ा कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस दौरान कंपनी के जो लोग हैं उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होने लगा, पैसे बहुत खाने लगे। इसलिए तीसरा प्रोविजन उन्होंने बोला कि कंपनी के कर्मचारी अब क्या करेंगे, ना तो उपहार लेंगे ना ही कोई अपना व्यक्तिगत व्यापार करेंगे। ध्यान रखना, इनको व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, इनके अगर मैं कहूँ इनके भ्रष्टाचार, इनके मतलब भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्रोविजन जोड़ा। तो हर प्रोविजन का एक रीजन है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई थी जो कंपनी को रेगुलेट कर सके, वो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि जैसे हर कंपनी का अपना बोर्ड होता है, ठीक उसी प्रकार से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। लेकिन इसके माध्यम से कंपनी पर क्या किया, कंट्रोल किया जाने लगा। कंपनी पर कंट्रोल ये किया जाने लगा कि अब कंपनी अपनी राजस्व, अपनी सैन्य तथा अपनी नागरिक संबंधी समस्त जानकारियां ब्रिटिश सरकार को देगी। मेरा कहने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रोविजन किया कि देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं। इससे ये बोला गया देखो जो कंपनी की जो राजनीतिक घटनाएं क्या है, कंपनी की सेना कैसी है, कंपनी की रेवेन्यू कैसा है, इन सब की जानकारी आप किसको देंगे, ब्रिटिश संसद को देंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश सांसद प्रणाली ने इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट करना चालू किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रोविजन क्यों जोड़े गए थे दोस्तों। तो मुख्य रूप से 1773 के एक्ट के अंतर्गत, ऐसे तो एक्ट बहुत बड़ा होता है, उसके प्रोविजन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मेन प्रोविजन है 5 प्रोविजन ये थे और हर प्रोविजन का कारण आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यदि आप हर प्रोविजन का कारण पता लगा लेंगे और उस दौरान सिचुएशन को जान लेंगे तो कभी भी आप इसको बोलेंगे नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो 1773 का एक्ट आया तो उसमें भी कुछ कमियाँ तो रही जाती है। तो 1773 के एक्ट में कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था, इसको बोला गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया क्यों, क्योंकि जो 1773 की जो कुछ इशू रह गए थे उनको सेटल किया गया था इस दौरान, किसमें, 1781 के एक्ट में, और इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। और इसमें सबसे बड़ा जो सेटलमेंट वो था कि एक तो जो 1773 का एक्ट आया था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसका जुरिडिक्शन यानी कि उसका क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया था कि भाई न्यायालय तो आपने बना दिया लेकिन न्यायालय किसकी सुनवाई करेगा, न्यायालय क्या भारतीयों के मामलों की सुनवाई करेगा, न्यायालय क्या यूरोपीय मामलों की सुनवाई भी करेगा क्या, न्यायालय का क्षेत्राधिकार आखिर होगा क्या। तो 1781 के इस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को डिफाइन किया, पूरी तरह परिभाषित किया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये 1773 का जो एक्ट आया था इसी को एक तरह से अमेंडमेंट करके इन्होंने 1781 के एक्ट में कन्वर्ट किया और कुछ चीज़ों को सुधार किया। इसके बाद दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पिट्स उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उसके टाइम पर आया था, इसलिए इसको पिट्स बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों इस दौरान अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो हो यह रहा था
कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी यूरोपियन, ये ब्रिटिश कंपनी, ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा इसने युद्ध भी जीत लिए। 1782 मराठा भी जीत लिया उन्होंने। 1767 की अगर बात करूँ हम, 1767 में कहीं ना कहीं ये 1782 मराठाओं में इंटरफेयर किया। उससे पहले इन्होंने मैसूर पे इंटरफेयर कर रखा था। तो धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में और ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग रही थी। तो इसलिए इनके कार्यों को बाइफरकेट करने के लिए कार्यों को विभाजन करने के लिए इसको क्या है, 1784 का पेट्स ऑफ इंडिया एक्ट लाया। और इसमें कंपनी के राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य, इनको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। और यहीं से आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का क्या क्या विभाजन किया, कि राजनीतिक कार्य है और वाणिज्यिक कार्य है, इनको पहली बार 1784 के एक्ट में विभाजित करके कंपनी को कर दिया। और ये बोला कि जितने भी राजनीतिक कार्य है, शासन संचालन से जुड़े हुए जो भी कार्य है, इन कार्यों को करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इन कार्यों को करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस चीज को समझना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम के जो प्रोविजन है, इन्होंने 1784 के एक्ट में लाया। और यहीं से इन्होंने पॉलिटिकल पावर और कॉमर्स जो इकोनॉमिक पावर है, इनको बाइफरकेट कर दिया। और ये कहा गया, इसमें ये कहा गया कि हम कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से पहली, इसमें भी अगर दोनों प्रोविजन को देखें तो ये द्वैत शासन की तरह थे कि देखो राजनीतिक कार्य ये करेंगे ये और आर्थिक कार्य ये करेंगे। तो राजनीतिक आर्थिक कार्यों को एक तरह से एक ही लेवल पर विभाजित कर दिया। इसलिए इसको कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम थोड़ी बार द्वैत शासन का शुभारंभ इस एक्ट के अंतर्गत देखने को मिला। डायरकी जो सिस्टम है, डायरकी सिस्टम, वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिला। दोस्तों इसमें ये चीज़ आई, इसमें ये बात हुआ कि देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये इकोनॉमिक कार्य, कंपनी के जो कार्य इनको देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये मुख्य रूप से कंपनी के राजनीतिक कार्य, नागरिकों कार्य, सैन्य कार्य, इनको क्या करेगा, देखेगा। और इसमें ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कार्य हैं उनको अधीन रखा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधीन रखा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे किस तरीके से कंपनी पे कंट्रोल बढ़ाती जा रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रोविजन है वो इसलिए जोड़ा गया कि ब्रिटिश संसद कंपनी पे अपना अधिकार बनाना चाह रही थी। और इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत ये काम हुआ। तो धीरे धीरे आप समझ गए होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी के आदमी होते थे सामान्यतः, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ब्रिटिश संसद के आदमी होते थे। तो ब्रिटिश संसद का कहीं ना कहीं कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल हुआ, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सीनियर था अगर हम बात बोले तो, ठीक है। और इसमें एक चीज और थी, इस एक्ट में पहली बार भारत के जो शासन था, जो भारतीय क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है प्री में कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र किस एक्ट में बोला गया। तो 1784 के जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में, उसमें भारत को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र बोला गया था। और दूसरा, इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार अब धीरे धीरे, आपने क्या है, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से कंपनी के राजनीतिक कार्य और कंपनी के आर्थिक कार्यों को कंट्रोल किया। क्योंकि राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और आर्थिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश के भी लोग शामिल थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पूरी तरह ब्रिटिश जो संसद है उसके लोग शामिल थे। इस तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल उन्होंने बढ़ाना चालू किया। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि अब हर एक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं कंपनी अपना कंट्रोल बढ़ाना चालू करेगी। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है 1813 में। 1813 के बाद इन्होंने कुछ प्रोविजन चेंज किए अपने। 1813 के एक्ट के बाद आपने देखा होगा कि 1813 के एक्ट के बाद कंपनी क्या करेगी कि कंपनी, अब देखो ब्रिटेन में क्या हो गया कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया तो ब्रिटेन क्या हो गया, एक तरह से ब्रिटेन क्या है, वस्तुओं का निर्माता हो गया। और वस्तुओं का निर्माता हो गया तो इसको चाहिए क्या, मार्केट। तो इसने भारत को मार्केट बनाया। लेकिन भारत को मार्केट बनाने से पहले इसको कई चीज ध्यान रखनी थी, क्योंकि भारत के लोग एक तो सीमित उनकी जरूरतें थी, एक वो सादा जीवन जीते थे, एक दूसरी बात ये थी कि राजाओं का कंट्रोल था वो उनके अंतर्गत इनकी वस्तुएं बेचने नहीं देंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या टारगेट किया कि अब एक टारगेट था कि भारत में डिमांड बढ़ानी है, और डिमांड बढ़ाने के लिए एक तो भारत को क्या किया जाए, भौतिकतावादी बनाया जाए, ठीक है। और भौतिकतावादी बनाने के लिए उनको क्या दी जाए, शिक्षा। तो इसलिए 1813 के एक्ट के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा का प्रोविजन किया।
इसके अंतर्गत इन्होंने शिक्षा का प्रोविजन किया। तो इसके अंतर्गत शिक्षा का प्रोविजन उन्होंने किया और 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए आए थे, लेकिन हालांकि वो खर्च हो नहीं पाए थे। तो मैंने इसके लिए पॉइंट बताया कि इन्होंने भारत को भौतिकतावादी बनाए रखने के लिए इन्होंने शिक्षा का प्रोविजन किया, उसके पीछे भी इनका एक कारण था। तो 1 लाख रुपये जो भारत में शिक्षा खर्च करने के लिए आए थे, वो रुपये खर्च तो नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने धीरे धीरे एजुकेशन की बात चालू की और आगे के एक्टों में प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। तो आप और जब हिस्ट्री के मेरे वीडियो देखेंगे उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ जाएंगे कि इनकी पॉलिसी क्या थी, क्या ये मुख्य रूप से करना चाहते थे। अभी हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहे हैं। तो 1813 के एक्ट में एक तो इनका ये था 1813 के एक्ट में कि मुख्य रूप से शिक्षा का प्रोविजन किया गया था। इसके अलावा 1813 के एक्ट में धीरे धीरे इन्होंने क्या बोला, कंपनी के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त किया गया। यानी कि पूर्ण समाप्ति नहीं थी, अभी भी उसके पास चाय और बेटरेस चीन से व्यापार करने का अधिकार था। 1813 में ज्यादातर अन्य क्षेत्रों के व्यापार को पूरी तरह एकाधिकार को कंपनी का समाप्त कर दिया। अब इसको देखो दोस्तों, पहले क्या थी, पहले 1813 से पहले ये यूरोप है और ये इंडिया है। तो इधर से वस्तुएं जाती थी और इधर से धन आता था, या कह सकते हैं या वस्तुएं निर्यात ज़्यादा करता था भारत। तो आपको पता है कि अगर भारत से कोई एक खरीदार आएगा या भारत से 4 खरीदार आएंगे, मान लो बेटरेन की एक, आप ये सोचो कि बेटरेस कंपनी को 1813 तक एक अधिकार क्यों दिया, इसलिए एक अधिकार दिया कि अगर एक कंपनी यहाँ आएगी तो सस्ते में खरीद लेगी। यानी कंपनी क्या है, खरीदार है, और भारत क्या है, बेचने वाला। तो आपको पता है अगर बेचने वाले के पास कम विकल्प होंगे तो थोड़ी वस्तुएं सस्ती देगा, और यदि बेचने वाले के पास ज़्यादा विकल्प होंगे अर्थात खरीदार ज़्यादा होंगे तो सस्ती वस्तुएं महंगी देगा। तो बेटरेस ने ये सोचा कि भाई वस्तुएं भारत से क्यों महंगी लाए, इसलिए अगर भारत में ज़्यादा कंपनियों को हम भेजेंगे तो भारत में वस्तुएं उनको महंगी मिलेगी। इसलिए इन्होंने 1813 तक अन्य कंपनियों को भारतीय मार्केट में आने से रोक के रखा। क्यों? क्योंकि एक कंपनी जाएगी वो अकेला खरीदेगी, सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जाएंगी तो भारतीय व्यापारी ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो हमें यहाँ महंगी पड़ेगी। इसलिए आपको पता होगा 1813 के एक्ट तक इन्होंने, जब तक ये खरीदार थे तब तक इन्होंने एक ही कंपनी को बेचा, और वो थी कौन सी, बेटरेस कंपनी। लेकिन जब आपको पता है सिचुएशन बदली, अब ये थे बेचने वाले, ध्यान रखना, क्योंकि 1750 की क्रांति के बाद अब ये विनिर्माता हो गए और वस्तु बेचने वाले थे। तो बेचने वाले होंगे तो ये सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत में जाके बेचें, इसलिए इन्होंने बेटरेस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और 1813 के एक्ट में बेटरेस कंपनी के अन्य क्षेत्रों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बस एक तो यूरोप में, एक तो चीन में और एक चाय, इन 2 क्षेत्रों पर एकाधिकार को बनाए रखा। ये मुख्य प्रोविजन थे 1813 के एक्ट के। इसके अलावा दोस्तों 1833 का एक्ट आता है, जिसे चार्टर एक्ट बोलते हैं। अब देखो 1833 के एक्ट की अगर हम बात करें, 1833 के एक्ट में एक तो बेटरेस में औद्योगिकरण पूर्ण रूप से हो चुका है, बेटरेस वस्तुओं को बेचने वाला हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बेचना चाहता है। इसके अलावा आपने एक चीज़ देखोगी 1833 में ये ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पे कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखना, इसको हिस्ट्री पढ़ना, प्रत्यक्ष नियंत्रण, ध्यान रखना। अब इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल करना चालू कर दिया। डायरेक्ट कंट्रोल करने के पीछे 2 कारण थे। एक कारण ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में करके अपना डिमांड बढ़वाना था भारत में, कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेच सकें। तो एक तो इन्होंने इसलिए किया, और दूसरा प्रत्यक्ष कंट्रोल इन्होंने इसलिए किया क्योंकि अब इनको शासन को क्या करना था, शक्तिशाली करना था। तो अब इन्होंने धीरे धीरे भारत पे प्रत्यक्ष कंट्रोल करना चालू किया। इसलिए 1813 के एक्ट में ज़्यादातर ऐसे कानून आएंगे जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल को बढ़ाएंगे। तो अब हम इसमें कानून देखते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों एक तो ध्यान रखना, बंगाल के जो गवर्नर है, जो केवल बंगाल का गवर्नर था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। क्यों? क्योंकि अब इनका एक तो क्षेत्र, आपको पता है 1833 तक इनका सारा क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था। ज्यादातर राज्यों ने सहायक संधियों के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से इनके कंट्रोल में हो गए थे। तो इसलिए पूरे भारत पर इनका क्या होगा, कंट्रोल होगा। इसलिए भारत, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और कौन थे? विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, ये शब्दों में ध्यान रखना, प्री के लिए काम होते हैं। दूसरा प्रोविजन जो इसके अंतर्गत किया गया था, इस गवर्नर जनरल को ध्यान रखना, एक चीज और थी, इस गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां दे दी थी। यानी कि गवर्नर जनरल को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया और एक सेंट्रल पावर उन्होंने स्थापित की। दूसरा इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजन था वो ये था कि
एक चीज़ और बताना चाहूँगा इससे पहले कि जैसे गवर्नर जनरल को जब पूरी शक्ति दी गई थी, पूरा भारत का बनाया गया, तो इसका मतलब ये था कि संपूर्ण जो भारत इनके कब्जे में था वो पूरा इनके क्षेत्राधिकार में आ गया और संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर इनका गवर्नर जनरल का पूरा नियंत्रण हो गया और इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला गया। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, इस दौरान एक चीज़ और हुई थी। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि जो मद्रास और बम्बई ये प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे तो यहाँ पर जो गवर्नर थे वो शासन तो करते थे और यहाँ पर कुछ लेवल पर वो कानून भी बनाते थे। वहाँ पर छोटी छोटी विधानसभाएं, छोटी छोटी जो परिषदें थी, विधायिका थी, जो गवर्नर के माध्यम से काम करती थी, वो कानून बनाती थी। लेकिन 1833 के एक्ट में इनकी कानून बनाने की शक्ति को छीन लिया। किसको दे दिया? बंगाल वाली इस गवर्नर जनरल को। तो इससे कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि और ज़्यादा केंद्रीकरण बढ़ा। जो 1773 के एक्ट में इतना बोला गया था कि भाई गवर्नर है वो उसके अधीन रहेंगे, लेकिन 1833 के एक्ट में बोला गया कि वहाँ की जो विधायिका है उनको कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अब पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल है, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा, वो बनाएगा। तो केंद्रीकरण बढ़ा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं पहले बोल रहा था कि कंपनी के एकाधिकार को इन्हें समाप्त करना था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी भारत में लानी थी, इसलिए पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बस कंपनी भारत में लानी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत में लाना था, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बिक सकें। और कंपनी की धीरे धीरे राजनीतिक रूप में कन्वर्ट हो रही थी, तो इसलिए कंपनी को आर्थिक रूप से हटा करके पूरी तरह पॉलिटिकल एरिया में लेके आ गए थे और इसलिए कंपनी को धीरे धीरे एकाधिकार से भी दूर कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों ये बात हुई थी कि भाई जब कंपनी को हटा दिया गया है, कंपनी की शक्तियाँ कम हो गई है, तो हम क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कुछ भर्तियां हमें की जानी चाहिए। तो इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार ये प्रोविजन आया था कि सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो। तो खुली भर्ती करवानी चाहिए थी, क्योंकि इनको धीरे धीरे एक विशुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना था कंपनी की बजाय, क्योंकि कंपनी पहले अपने लोगों को भर्ती करती थी, अपने हिसाब से शासन करती थी और कंपनी का धीरे धीरे प्रोविजन अब कम होता जा रहा था, उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। इसलिए 1833 में ये प्रोविजन तो लेके आए थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका था? कंपनी का जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये मना कर दिया, इसलिए लागू नहीं हो पाया। लेकिन खुली प्रतियोगिता का पहली बार, सिविल सेवकों खुली प्रतियोगिता का पहली बार इसमें इन्होंने चयन की बात की गई थी और इसमें भारतीयों को भी पद में शामिल करने की बात बोली गई। भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया इसका, इसलिए कंपटीशन हो नहीं पाया। तो 1853-73 का जो एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य ये था। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक एक चीज़ को, एक एक एक्ट को आपको पढ़ना। नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी उसमें हम बहुत सारी चीज़ें खत्म करेंगे। तो 1833 से एक्ट तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद 1853 के एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एक्टों को खत्म करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपसे निवेदन है कि जब भी एक्ट पढ़े आप उसके बैकग्राउंड, उसकी सिचुएशन, उसके रीजन को जानेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में प्री में डेफिनेटली यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके सारे प्रोविजन आपको याद होने ज़रूरी है और याद करने के लिए आपको बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए।